संसद के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी, हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है, बट हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, कभी आप लोग जब संसद का सत्र चल रहा होता है, तब कभी आप लोगों ने कोई बहस देखी है? संसद का कभी सत्र देखा है लाइव? या कभी, मतलब लाइव तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने संसद में जाके देखा होगा कभी, बट कभी टीवी पे देखा है? टीवी पे भी लाइव आता है, संसद में बैठ के देखना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कभी किसी ने शायद नहीं देखा होगा। अच्छा, यहाँ तो आप लोगों का मुझे रिप्लाई भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। सी क्या है संसद? संसद भवन दिल्ली में बना हुआ है, और संसद भवन जो बना है वो आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं बना है। संसद भवन का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश टाइम पीरियड पे ही हुआ। तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे ही जो हमारा जो शासन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं संसदात्मक या संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो शुरू हो गई थी। बिकॉज अगर संसदीय व्यवस्था उस टाइम शुरू नहीं होती तो संसद बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है, ये व्यवस्था कोई नई नहीं थी, एकदम से नहीं अपनाई गई, बल्कि आप इसकी जो जड़ें हैं ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के टाइम से ही आपको देखने को मिल जाती है। वो संस्था है जहां पर हमारे देश का कानून बनाया जाता है, ठीक है। संसद में ही कानून बनता है, जो भी हमारे लिए कानून बनता है डायरेक्शन संविधान से मिला हुआ है। संसद जो भी कानून बनाती है वो संविधान के दायरे में रह के बनाती है, मगर जो कानून बनाता है वो कानून कौन बनाता है हमारे लिए? ये कानून संसद की तरफ से बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको संसद का थोड़ा सा शेयर करती हूँ, देन हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसद क्या है? संसद जो है वो केंद्र का विधायी अंग है, मतलब केंद्र की वो बॉडी है जो कि कानून बनाने का विधायी विधि, विधायी जो वर्ड है ये विधि से बेसिकली कानून से जुड़ा हुआ है, तो केंद्र का विधायी अंग है। संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून पूरे भारत के लिए बनते हैं, वो केंद्र सरकार बनाती है। जो दिल्ली में संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ जो भी कानून बनता है वो किसके लिए बनता है? वो सबके लिए बनता है, पूरे देश के लिए बनता है, वो स्टेट के लिए नहीं बनता। स्टेट जो कानून बनाती है, स्टेट की अलग से विधानसभाएं होती है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो जब हम यहाँ संसद को पढ़ रहे हैं तो हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि पूरे भारत से, जो कि केंद्र सरकार से रिलेटेड है। और भारत में जो सरकार का फॉर्म है, जो हमारी गवर्नमेंट का फॉर्म है, वो कैसा है? संसदीय सरकार है, जिसको कि कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। कैबिनेट सरकार कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट में कुछ जो मंत्री, गवर्नमेंट में कुछ जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो कुछ मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो पूरे सिस्टम को, जो कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कुछ मंत्री पूरे देश को चलाते हैं। उसमें हर चीज में संसद के जितने सदस्य हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो भी फैसले लेने होते हैं, जो सरकार चलाना होता है, वो कैबिनेट के, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, जो मंत्रियों का मंडल होता है, जो मंत्रियों का ग्रुप है, मंत्रियों का समूह है, वो सरकार चलाती है। तो इसलिए इसको हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं, या उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है कि जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा संतुष्ट नहीं है कैबिनेट के काम से,
तो वो क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आ सकती है, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। और अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद में पास होता है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और जो आपका लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो लोकसभा है वो भंग हो जाएगा। और ऐसा सरकार जो है, जो ये संसदीय सरकार है, कई जगह आपको मिल जाता है, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा, इंडिया, इन जगहों पर यह है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति भी वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिमंडल, क्या मैंने कहा कि मंत्रिमंडल तब तक कार्य करेगा जब तक उसके पास बहुमत है। अगर मंत्रिमंडल के कार्य से संसद के सदस्य खुश नहीं है, वो उसके फेवर में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, और अगर वो पास हो जाता है संसद में तो ये सरकार गिर जाएगी। जो हमारे यहाँ सिस्टम है संसद का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संसद भवन का निर्माण ही आप देखो बिफोर इंडिपेंडेंस है, तो ब्रिटिश भारत में ही हम संसदीय प्रणाली को देखते हैं। 1858 का जो एक्ट आया, उसमें हमें कुछ कुछ देखने को मिला। 1858 के बाद देखिए, 1858 से पहले भारत पर जो रूल था वो ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश राजतंत्र या ब्रिटिश क्राउन का नहीं था, बल्कि हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी इंडिया में। बट 1857 के का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहिए या कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, आप जो भी वर्ड चाहें यूज कीजिए, तो 1857 के बाद उस टाइम जो कुछ देश में हुआ और अंग्रेज भी मारे गए और बहुत सारी स्थिति, उस टाइम की जो स्थिति बिगड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश मोनार्की ने, जो ब्रिटिश राजतंत्र है, ब्रिटिश का राज चाहिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन किसके अंदर चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, ब्रिटिश मोनार्की के अंदर चला गया। और उस टाइम से फिर हम जो इंडिया का जो शासन प्रणाली थी ब्रिटिश टाइम पर, उसमें हम चेंजेस देखना शुरू करते हैं। 1929 का अधिनियम, 1915 का, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, इन चीजों में धीरे धीरे देखते हैं हम कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। एंड 1935 में तो क्या हुआ कि 6 राज्यों में ऐसा हुआ कि द्विसदनीय विधायी का प्रारंभ भी हो गया, 2 सदन, ठीक है, एक अपर एक लोअर। अब हमारी जो संसद है, ठीक है, इस संसद के गठन से रिलेटेड जो भी बातें कही गई हैं वो किसमें कही गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। और हमारे संविधान, हमारी संसद के 3 हिस्से हैं। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में क्या है, तो आप लोग लोकसभा और राज्यसभा बोल देते हो, बट ऐसा नहीं है। हमारे संसद के 3 अंग हैं। हमारी संसद किससे कंप्लीट होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो है वो हमारे संसद का अभिन्न अंग है। जब तक आप राष्ट्रपति को इंक्लूड नहीं करते हो, हमारी जो संसद है वो पूरी नहीं होती है। संसद हमारी पूरी नहीं होती है विदाउट किसके, विदाउट प्रेसिडेंट। तो हमारी संसद के 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए राष्ट्रपति क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कानून हैं, लोकसभा में अगर कोई कानून पास हो गया, राज्यसभा में कोई कानून पास हो गया, और जब तक राष्ट्रपति जी उस कानून पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वो कानून कानून नहीं माना जाता है। वो बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा। संसद का सत्र बुलाना, संसद के सत्रों का स्थगन, ये सारा जो है, ये सारा कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति जी का होता है। तो थोड़ा सा जो है मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, किस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्रपति भारत, जो भारत है, जो राज्य है हमारा, उसका प्रधान होता है। मतलब सबसे जो फर्स्ट सिटीजन जो हम कहते हैं वो राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति जो है वो आपका संवैधानिक प्रधान है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है ये
संवैधानिक पर्सन। राष्ट्रपति जी के पास जितनी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति के नाम पर कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करता है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो किसकी सलाह पर कार्य करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति प्रधान है, ठीक है, मगर वो संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक नहीं। और ये जो सिस्टम है हमारा ब्रिटेन से मिलता जुलता है कि ब्रिटेन में जो है वास्तविक तौर पे कार्य कौन करता है? वहाँ का पीएम, बट जो वहाँ का राजतंत्र है वो चला आ रहा है संवैधानिक रूप से। जो सबसे ऊंची पोस्ट है वहाँ की रानी या जो राजा जो भी होगा, अभी वहाँ पर ब्रिटेन में रानी है तो उसका, ठीक है। तो संवैधानिक जो हेड, संवैधानिक तौर पे जो हेड होंगे वो मोनार्की होती है, वहाँ का राजा या रानी होगा, बट वो आपका वास्तविक तौर पे जो होगा, ठीक है, वो पीएम होगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पे जो हमारे हेड हैं वो राष्ट्रपति हैं, और जो वास्तविक तौर पे गवर्नमेंट का हेड है वो कौन है? पीएम होते हैं। राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? देखिए, पीएम का चुनाव तो हम लोकसभा इलेक्शन के थ्रू करते हैं। पीएम का चैप्टर मैं आप लोगों को करा दूंगी कल। तो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग वोट नहीं डालने जाते। कुछ टाइम पहले, 2-2.5 साल पहले कोविंद जी का 3 साल होने वाले, कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, तो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग वोट डालने गए हो या कुछ कंपेनिंग ऐसी हुई हो जैसे कि बाकी इलेक्शन में होती है कि इस पार्टी को वोट दीजिए या उस पार्टी को वोट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, राज्य के साथ यहाँ पर सभा आप और मेंशन कर लेना, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित मतलब जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए बेटा, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, वो चुनकर नहीं आते हैं, बल्कि उनको राष्ट्रपति जी उनका मनोनयन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जी उनको नॉमिनेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो कौन लेता है? राज्यसभा तथा लोकसभा। यहाँ राज्य के साथ सभा जरूर मेंशन कर लेना। राज्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो 3 तरह के लोग हो गए, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उसके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो बीच में ये है ना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता या भूल जाते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं इनके वोटों की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इनके वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। वो किस हिसाब से होती है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, एक पर्सन जो चुनकर आ रहा है उसके पीछे कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से उसका जो वोट का है क्या नाम है, वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के लिए निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार होता है, ठीक है। एंड स्पेशल तरीके का वोटिंग प्रोसेस होता है, अप्रत्यक्ष हमारा वोटिंग सिस्टम है, और ये होता है आपका जो इनका निर्वाचन होता है उसका वोटिंग सिस्टम क्या है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है, आप अपनी बुक में देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगी तो इसी में आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप बेसिकली सिर्फ इसको याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है। अब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके लिए योग्यताएं क्या है? ऐसा तो है नहीं कि मैं आप कोई भी जाके राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो जाए, नहीं पॉसिबल। तो वो क्या है कि
भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है उनकी 35 साल से अधिक या 35 साल, मतलब कम से कम वो 35 साल के हो। 35 साल से नीचे का जो पर्सन है वो लोकसभा वो क्या नाम है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं वो रखते हो। लोकसभा के सदस्य की क्या क्या योग्यता होती है, इसके बाद मैं आपको लोकसभा राज्यसभा करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। तो लोकसभा के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं हो, और कोई पर्सन जब अपना नॉमिनेशन फाइल करता है राष्ट्रपति के लिए, जब वो अपना जैसे चुनाव पत्र भरते हैं ना, तो जब वो नॉमिनेशन फाइल करेगा तो उसके पीछे क्या होना चाहिए कि निर्वाचन मंडल के कम से कम 50 मतदाता उसको प्रस्तावित करे और 50 मतदाता जो है वो उसको समर्थन भी दे। तो निर्वाचक मंडल में कौन से होते हैं? निर्वाचक मंडल में मैंने बताया ना आपको, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो मतलब कम से कम कोई पर्सन जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है, तो कम से कम उसके पास 50 लोगों का, संसद के 50 लोगों का समर्थन, 50 लोग उसका नाम प्रस्तावित करें कि हाँ इस पर्सन को जो है, ये पर्सन जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए, और 50 लोग उसको उसका समर्थन भी दे, तभी वो पर्सन राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है हमारे यहाँ कितना है? 5 साल। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है हमारे यहाँ वो कितना है? 5 साल है। राष्ट्रपति जी को जो हटाने का सिस्टम है हमारे यहाँ, वो महाभियोग का सिस्टम है। महाभियोग कौन चलाता है? संसद में चलता है। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा या संसद की शक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या नाम है, जो क्या नाम है, महाभियोग के बारे में भी मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो योग्यता हो गई, उनको हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। चुनाव में कौन भाग लेता है? और राष्ट्रपति जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश के वो प्रमुख होते हैं। संवैधानिक तौर पर जो हमारे मुखिया हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी को शक्तियां क्या क्या मिली हुई? देखिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जी को जितनी शक्तियां आप पढ़ते हैं, ये सारी शक्तियां उनको सिर्फ संवैधानिक तौर पे मिली हुई है। ये शक्तियां उनको मिली हुई है, बट एक्शन में वो इसका यूज नहीं कर सकते। इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति के नाम पर कौन करता है? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री यही करते हैं। देखिए, संघ सरकार की समूची जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, पहले इनकी कार्यपालिका शक्ति देख लीजिए आप लोग। संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्ति जो है, इसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे, मगर किनकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो थ्योरेटिकल है वो क्या है कि कोई भी मंत्री कब तक अपने पद पे बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। बट प्रैक्टिकल जो है वो इससे थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति मंत्रियों की सूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने शपथ लिया था, मोदी जी के साथ और आई थिंक 52 जो मंत्री थे, राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री, उन्होंने शपथ लिया था राष्ट्रपति भवन। टीवी पे आई थिंक लाइव आया था, जहां तक मेरा ख्याल है, तो आप लोगों ने देखा होगा। और भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य किनके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति जी के नाम पे किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो जितने इम्पोर्टेंट पद हैं भारत सरकार में, उनकी नियुक्ति भी करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हम प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। भारत में जो आपके महान्यायवादी जो होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, उनका यही करते हैं नियुक्ति। जो कैग नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति ये करते हैं। जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, जो आपके निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमिश्नर,
जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? यही करते हैं। जितने भी आपके IAS IPS UPSC में जितनी नियुक्ति होती है, या जितने भी IAS होते हैं, उनका पता है ना आपको कि नियुक्ति जो है वो किनके थ्रू होती है? प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये करेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये करेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये जो कमीशन बने हुए, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, इन सभी में जो नियुक्ति होती है, ठीक है, ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति LG होता है, गवर्नर LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी है, इन सभी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति। देन विधायी शक्तियां क्या क्या? देखिए विधायी शक्ति बेसिकली क्या है कि संसद जो भी कानून बनाएगी, विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति। तो संसद में जो भी कानून बनेगा, वो कानून का रूप कब धारण करता है? जब वो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो बेसिकली क्या होता है? कानून। इसके अलावा एक चीज है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस टाइम हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है, हमें इमरजेंसी कुछ ऐसी पड़ती है, तो उस टाइम अध्यादेश जारी होते हैं। ये अध्यादेश भी किसके थ्रू जारी होता है? राष्ट्रपति जी के नाम से ही जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। इसके अलावा जब सत्र ना हो तब, और जब सत्र हो तो वहाँ जो भी कानून मतलब जो भी बिल पास होगा, उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, सिग्नेचर के बाद ही वो बिल जो है वो लॉ बनेगा। प्रत्येक वर्ष हर साल जब आपका संसद का सत्र शुरू होता है, तो वो क्या करते हैं? दोनों सत्रों को संयुक्त रूप में संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जी संसद का अभिन्न अंग है। हर साल जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो दोनों सत्रों का संयुक्त रूप से, दोनों सत्र के जो सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, प्रथम सत्र में दोनों सदनों को वो क्या करते हैं? संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति, देखिए ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है संसद में केवल 2 बार प्रवेश करते हैं। तथा भाषण देते हैं। प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के आयोजन पर तथा प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित होने वाले प्रथम सत्र के समय, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजने की शक्ति रखते हैं, बट आज तक शायद ऐसा हुआ नहीं है हमारे इंडिया में कि कभी किसी राष्ट्रपति ने संसद में कोई संदेश भेजा हो किसी कानून के लिए। अभी तक ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कुछ विधेयक को सदन में देखिए, कुछ ऐसे भी विधेयक है जिनको सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति का मतलब पहले से उस पे क्या होता है, पहले से उस पे उनका मंजूरी लेना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से? कि अगर किसी राज्य के निर्माण या किसी राज्य की सीमा में या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, इसके लिए अगर कोई विधेयक संसद में पेश होगा, तो वो विधेयक संसद में पेश होने से पहले क्या करना पड़ेगा? उस पे होने से पहले क्या करना पड़ेगा? उस पे राष्ट्रपति जी की पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति जी अनुमति नहीं देंगे, तो ऐसा जो विधेयक है वो क्या होगा? वो विधेयक संसद में
नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? हाँ। धन विधेयक, इसके लिए भी ऐसा ही रहता है। ऐसे विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से खर्च करना हो। संचित निधि एक अलग से निधि है। संचित निधि से होने वाले खर्चों में कोई कटौती नहीं होती है। संचित निधि से कुछ लोगों को मतलब कुछ तरह के खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट का क्या नाम है, सैलरी हो गई, जो आपके जजेस होते हैं इनकी सैलरी हो गई, या जो डिफरेंट आपकी स्वतंत्र एजेंसीज हैं इनके जो लोगों की सैलरी होती है वो संचित निधि से जाती है। तो संचित निधि से अगर कोई खर्च करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई विधेयक जब संसद में होगा तो उसके लिए भी विधेयक पेश करने से पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति वो विधेयक जो उन करों के बारे में है जिनमें राज्यों का हित हो, या उन सिद्धांतों के बारे में है जिनमें राज्यों को धन वितरित किया जाता है। मतलब ऐसे कर जिनका रिलेशन स्टेट से है, या ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिनमें राज्यों को धन वितरित किया जाएगा, या जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करते हैं। देखिए किस तरह की इनकम को हम कृषि से होने वाली इनकम कहते हैं। अगर इन वर्डिंग में, इनकी लाइन में कोई चेंजेस करना हो तो वो भी क्या है, ऐसा विधेयक, मतलब इसमें भी कि कृषि से आय की परिभाषा को चेंज करना हो तो ऐसे विधेयक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। और राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि संसद में पेश होने से पहले हमें कहाँ, जिनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी होती है। अध्यादेश, मैंने क्या बताया कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो, संसद की बैठकें नहीं चल रही हो, और उस समय जब हमें कोई कानून चाहिए होता है, कोई उस टाइम किसी तरीके का कुछ लॉ बनाना पड़े, ठीक है, किसी तरह की आवश्यकता होती है कानून की, तो उस टाइम क्या किया जाता है, संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी होते हैं। ठीक है, और ये अध्यादेश क्या रहता है कि जब भी सदन की बैठक शुरू होगी, सपोज कीजिए कि आज कोई अध्यादेश जारी हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा, और आज से 1 महीने बाद संसद की बैठक शुरू हुई, तो ये 1 महीने तो अध्यादेश चला। अब सपोज कीजिए कि आज 13 मई है, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आज 13 मई है, 13 मई को कोई अध्यादेश जारी हुआ राष्ट्रपति जी की तरफ से, 13 जून से संसद की बैठक शुरू होनी है, तो 1 महीना तो अध्यादेश चला। तो 13 जून के बाद 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को संसद से मंजूरी मिलनी होती है, संसद से अनुमोदन, उसका समर्थन होना चाहिए। अगर 6 हफ्ते के अंदर बैठक शुरू होने के, जैसे 13 जून से मान लो बैठक शुरू हो गई, और 13 जून से बैठक शुरू होने के बाद 6 हफ्ते के अंदर, 6 सप्ताह में अगर उसको अनुमोदन नहीं मिलता है संसद से, तो क्या होगा, वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और खड़ी हो भी खड़ी हो तो चाय बना, चल तुझे बड़ी आजादी मिली है, बुलाओ हो 6 महीने पश्चात, अर्थात 6 महीने 6 सप्ताह, अर्थात 7.5 महीने। ये 6 महीने 6 सप्ताह कैसे रहती है, देखिए 6 महीने से कैसे रह सकती है कि हमारे संविधान में एक प्रोविजन है कि संसद की जो 2 बैठकों का अंतर है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है संसद की 2 बैठकों में? 6 महीने का। तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने कंप्लीट होते होते संसद की बैठक शुरू हो जाएगी। सपोज करो कि कल संसद की बैठक खत्म हुई, आज कोई अध्यादेश लग गया, और अगली जो बैठक है वो 6 महीने बाद हो सकती है। तो जैसे ही 6 महीने बाद बैठक शुरू होगी,
उस बैठक शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस अध्यादेश का अगर अनुमोदन नहीं होता है संसद से, तो अध्यादेश जो है वो खत्म हो जाएगा। ये सब छोड़ो इतना, क्योंकि इतना करने लगे तो बहुत ज़्यादा रह जाएगा कि अध्यादेश की शक्ति हो गई। कुछ मामलों में उनको क्या होता है, वीटो की शक्ति भी होती है, बट हमारे यहाँ कोई वीटो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं। ठीक है, देन आप देखोगे जैसे इनका अब विधायी शक्ति हो गई, इनकी कार्यपालिका शक्ति हो गई, देन इनकी कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो हमारी जितनी भी सेना है, तीनों जो सेना है उनका प्रधान होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, जो हमारी तीनों सेना है उसके भी प्रधान हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। इनकी जो वित्तीय शक्ति होती है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो हमारा बजट होता है, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की परमिशन से ही बजट रखा जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, कुछ विधेयक की बात की है कि पहले उस पर राष्ट्रपति जी की परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही ये विधेयक संसद में रखे जाएंगे। कोई भी अनुदान बिना उनकी सिफारिश के, अनुदान की मांग भी जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रपति जी प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति जी के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती है। 3 तरीके के आपातकाल का वर्णन है हमारे संसद में। एक तो है हमारा संविधान में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन किसमें है, जिसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 352 कि जब हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए, ठीक है, कोई दंगे फसाद, मतलब इंटरनल हो गया या एक्सटर्नल, कुछ इस तरीके का हो गया, तो वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल में होता है। देन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, तो उस केस में अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग संवैधानिक तंत्र की विफलता, छप्पन के अकॉर्डिंग आपका आपातकाल लगेगा। और कई बार क्या होता है, वित्तीय आपातकाल, कि देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उस केस में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360। तो ये सारी जो घोषणाएं होती हैं, ये तीनों तरीके के जो आपातकाल लगाए जाते हैं, ये घोषणा तो राष्ट्रपति जी ही करेंगे, मगर ये घोषणा किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, मंत्रिमंडल के रिकमेंडेशन पे करेंगे। देन न्यायिक शक्तियां कुछ होती है, अच्छा, जैसे कि आप देखोगे कि जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्तियां होती है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और अगर कोई टेक्निकल या कोई न्याय से संबंधित कोई मुद्दा राष्ट्रपति जी के पास आता है, तो उस पर अक्सर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या नाम है जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे वो सलाह मशवरा करके इस तरह के शक्तियों का वो उपयोग करते हैं। क्षमादान कर सकते हैं, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको मृत्युदंड हो गया, तो हर जगह से एंड होने के बाद क्या होता है, उसकी जो क्षमा याचना जो है कहाँ पहुंचती है, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचती है। छोड़ देती हूँ सामने। अभी आप लोगों ने देखा होगा निर्भया केस में कि लोअर कोर्ट